नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक बार फिर शिवराज सरकार ने अपना आकार ले लिया है। 35 में से अब 34 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सहित। जाहिर है बहुत दिनों तक इसको लेकर राजनीतिक शिगुफेबाजियां और उसके साथ साथ विरोधियों का तंज, मीडिया में कवरेज, सबसे जूझते हुए और अंतर जो बहुत ढेर सारी कवायदें चल रही थीं उनके आगे निकलकर अंततः मंत्रिमंडल गठित हो गया। बहुत कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कयास लगाया जा रहा था। ख़ास तौर से वो जो कांग्रेस से आए हुए विधायक हैं या उनमें से जो सिंधिया खेमे के हैं, ये जो तय था तकरीबन वही हुआ है। तो चलिए, हर टीम का एक लक्ष्य होता है। टीम बनाने के पहले एक लक्ष्य होता है, सरकार बनाने को एक लक्ष्य तय किया जाता है, एक टारगेट लिया जाता है। और यही हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक लक्ष्य तय किया और अंततः उसने बीजेपी से बढ़त हासिल की और सरकार बना ली। वहीं बीजेपी ने पहले ही दिन से ये एहसास कराया कि सरकार बहुमत में नहीं, अल्पमत की है, अपने बोझ से गिर जाएगी, बॉस कहे तो गिर जाएगी। और इन बातचीत के साथ साथ अंदर खाने में कुछ लक्ष्य भी तय थे और अंततः लक्ष्य पूरे हुए। 22 लोग, कांग्रेस के अपने 22 लोग, और वो भी कोई मामूली लोग नहीं, उनमें से कई तो बड़े कद्दावर लोग थे, उन्होंने अंततः अपनी पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई। कोरोना संक्रमण था और बहुत कुछ होता रहा इन सब के बीच। और वहीं कांग्रेस जो सत्ताधारी दल था विपक्ष हो गया और जो बीजेपी विपक्ष था वो सत्ताधारी दल हो गया। अंततः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अब पूरी टीम बन गई है, सरकार की पूरी टीम बन गई है और इस टीम के साथ अब नए सिरे से सरकार काम करना शुरू करेगी। लेकिन इन सब के बीच, इन सब के साथ वही जो बातें कभी विपक्ष में बीजेपी करती थी, अब इशारों इशारों में कांग्रेस ने शुरू कर दिया। टीम बनी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बधाई दी, लेकिन वरिष्ठों की उपेक्षा का जिक्र भी किया। और जाहिर है कांग्रेस को अपेक्षा होगी इस उपेक्षा में कि कहीं उसी तरह की कोई संभावना है उसके लिए तो नहीं रास्ता खोले हुए हैं, कोई बाहें फैलाए नहीं तो नहीं खड़ी वो परिस्थितियाँ। और अब लक्ष्य है बहुमत हासिल करने का, 24 सीटों पर विजय का। ये लक्ष्य सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष का भी है। तो चलिए, टीम शिवराज बन गई है, बहुत ढेर सारे काम हैं। आर्थिक स्थिति को पटरी में लाना है, जो एक संक्रमण है, एक महामारी है, उससे भी जूझना है और बहुत कुछ करना है। और सबके साथ साथ जन अदालत में जाना है, जनता के बीच जाना है, चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए, अब मंत्री बन गए, अब काम कैसे होता है इस पर सबकी निगाह होगी। और यही हमारा आज का विशेष, शिवराज, नई टीम और टारगेट। तो चलिए, इस विषय में हम आगे बढ़ें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सियासत चुनावी मोड में आ गई है। शपथ लेने के बाद शिवराज के मंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे तो सूबे में होने वाली 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी जीत के दावे किए। सभी चुनाव में हम लोग जीतेंगे, एडवांस प्लानिंग एंड डिटेल प्लानिंग के तहत जीतेंगे। हमारे सभी मिनिस्टर 3 महीने घनघोर परिश्रम करके 100% शिवराज जी और सिंधिया जी के नेतृत्व में हम पूरा चुनाव जीते। क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की जनता हरदीप सिंह डंग को सब जानती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इधर विस्तार के बाद कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी ने कांग्रेस के शपथ के बाद किया था।
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े किए और शिवराज की नई टीम पर तंज कसते हुए उपचुनाव में जनता द्वारा जवाब देने की बात कही। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, देश की जनता के साथ मजाक है। तो इधर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तो नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देने से भी इनकार कर दिया। मैं मानता हूं कि ये मंत्रिमंडल जो बना मध्य प्रदेश का जो भविष्य अंधकार में है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस पार्टी 2 महीने की सरकार को फिर 24 चुनाव जीतकर कांग्रेस के वो सारे वादे जिसमें कर्ज माफी से लेकर 150 रुपया 150 यूनिट तक की बिजली जैसे सारे लोग हितैषी काम फिर से चालू करेगी। और इस मंत्रिमंडल का जो भयावह चेहरा सामने मध्य प्रदेश के आया है वो आप सबने देखा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उनको बधाई जरूर देता हूं, मगर मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, अब तैयारी उपचुनाव की है। शिवराज सिंह चौहान का वो डायलॉग टाइगर अभी जिंदा है एक बार फिर सियासी फिजाओं में गूंजता सुनाई दिया। टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि इस बार ये शिवराज ने नहीं बल्कि महाराज ने दोहराया। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान की टीम बनकर तैयार हो गई है। 28 मंत्रियों ने शपथ ली। 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे। वहीं कुछ बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों को जगह नहीं मिली है, तो चंबल ग्वालियर को प्राथमिकता दी गई है। लंबे चले मंथन के बाद शिवराज की नई टीम तैयार हुई है। इस टीम पर मंथन में केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका दिखी। इसमें मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा रोल रहा है। विस्तार हो चुका है, अब सबकी नजरें उपचुनाव पर है। विस्तार में किस क्षेत्र को कितनी तवज्जो मिली है, इसका असर उपचुनाव में कितना दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने कि महाराज शिवराज, ये चर्चा मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव के पहले से ही है और अब फिर एक बार ये चर्चा में है। कभी ये आमने सामने थे। शिवराज ने अपना प्रतिद्वंदी खुद चुन लिया था, इसलिए कि उस समय कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं बनाया था, लेकिन शिवराज ने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया था। नारा था, माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। और अब हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद है। सरकार में मंत्री भी कई बन गए हैं शिवराज। सरकार में सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के भी कई नेता जो सिंधिया समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता मंत्री हो गए हैं। तो अब कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से मिलकर एक मंत्रिमंडल बन गया है, एक टीम बन गई है। और ये टीम जो है वो जिस भी तरह से काम करेगी उसको लेकर बहुत तरह की लोग अनुमान लगा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस असंतोष का इंतज़ार कर रही है, जैसे बीजेपी असंतोष का इंतज़ार करती थी। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में सबके अपने अपने दावे हैं। तो चलिए इसी विषय पर हम बात करते हैं और परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। और इस सियासत में एक मशहूर फिल्म का नाम टाइगर अभी जिंदा है।
तीन नेता ले चुके हैं मध्य प्रदेश की सियासत में और तीनों भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं। पहले शिवराज सिंह ने कहा, फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने कहा और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये बता रहे थे। तो क्या मायने हैं इस टाइगर अभी जिंदा के, ये भी समझेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश भार्गव, कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी से हैं और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष, आपसे ही शुरू करता हूं, कैसे देख रहे हैं आप इस मंत्रिमंडल को? ये जो आकार लिया है, बहुत देर हुई, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, या दूसरा ये है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इन सारी चीज़ों में आप इसे कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और अब आने वाले समय में टारगेट क्या होगा सियासत में मध्य प्रदेश की? तो मुझे ये लगता है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार आज किया गया है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियों का विस्तार है। ये विस्तार जो है बहुत सहज नहीं है, बहुत स्वाभाविक कहीं से भी नहीं नजर आता है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मूल कॉडर के लोग हैं उनकी उपेक्षा हुई है या उन्हें वेटिंग में रखना पड़ा है। तो भाजपा का ये जो मजबूरियों का जो एक ये पूरा जो एक मिश्रण आज तैयार हुआ है, उसकी ये जो अंदर जो भाजपा के अंदर एक जो भी कुछ सुलग रहा है, असंतोष कह लीजिए या शिकायतें कह लीजिए या उपेक्षा का भाव समझ लीजिए, वो आगे जाकर कोई गुल ना खिलाए ऐसा संभावना मैं नहीं देखता हूँ। कहीं ना कहीं कोई स्थिति जरूर इस तरह की बन सकती है, क्योंकि भाजपा का अपना जो उनके विधायक है उनका हक इस पे मारा गया है मंत्रिमंडल पे। मंत्रिमंडल की बात करेंगे, सरकार कैसे बनी है वो एक अलग कहानी है, लेकिन चूंकि बन गई है तो कई दावेदार इसमें आ गए हैं मंत्रियों के और इस तरह के। तो आज शिवराज सिंह चौहान ने कल ही इसके संकेत दे दिए थे कि उन्होंने विषपान किया है इसमें, मतलब एक प्रकारांतर से उन्होंने बोला था कि शिव को विष पीना पड़ता है। तो तभी समझ में आ गया था कि ये विस्तार जो है बहुत स्वाभाविक नहीं होगा। और दिल्ली में इसके पहले 36 घंटे की यात्रा के दौरान भी जो उन्होंने मशक्कत की उससे और वहां के जो संतुलन साधने की कोशिश की, वो सारी चीजें इसमें साफ झलक रही हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं और कुछ बाहर से दूसरे भी कांग्रेस के जो अन्य गुटों के भी जो लोग आ गए, तो ऐसे जो 12-13 जो संख्या बन रही है कैबिनेट में, ये एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है उसके अंदर, उस कैबिनेट के अंदर। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के डायरेक्शन में ये बहुत हद तक उस तरह से ही चलेगा, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी हमने देखा था कि ये जो समर्थक थे सिंधिया के, जो 6 मंत्री थे, वो बहुत एक प्रेशर बनाने की कोशिश किया करते थे, अलग अलग बैठ के करते थे और महाराज और सिंधिया इस तरह की बातें किया करते थे। तो भाजपा को इस नए किस्म की चुनौतियों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक नए किस्म के प्रयोग के साथ भाजपा ने सरकार बनाई है। तो नए प्रयोगों के खतरे भी बहुत होते हैं। ये खतरा जो कर्नाटक या दूसरे राज्यों में होता आया है, जब वहां से होता हुआ ये मध्य प्रदेश आया है, तो मुझे लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति की जो सहजता थी, जो 2 दलीय प्रणाली में सरकारें चलती थी, गिरती थी, बनती थी, वो सहजता अब इस राजनीतिक परिदृश्य से और सरकार का जो सीन है इससे फिलहाल तो नदारत रहेगी। और चूंकि उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद मुझे लगता है कि कोई नया सीन या कोई राजनीतिक बखेड़ा फिर से आकार लेगा। आशीष, हम इसे समझेंगे क्या आने वाले वक्त में किस तरह से होगा, इस पर भी हम अगली चरण में बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर गुलेश, चलिए बधाई, अंततः मंत्रिमंडल बन ही गया, बड़ा सा मंत्रिमंडल उसने आकार ले ही लिया। और इसमें आप क्या देखते हैं, किसको क्या मिला, कैसे मिला, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और अब आने वाले वक्त में होगा क्या? देखिए रिजवान जी, बड़ा स्पष्ट है कि यह कमल की सरकार है, कमलनाथ की सरकार नहीं है। और जिन भी शपथ ली है 100% कमल के चिन्ह वाले हैं, 100% कमल के रजिस्टर्ड मेंबर है। इसमें किसी निर्दलीय को मंत्री नहीं बनाया, कहीं एसपी बीएसपी को साधने की कोशिश नहीं की, टोटल हमारे कार्यकर्ताओं का ही मंत्रिमंडल है। और जहां तक परिस्थितियों का विषय है, देखिए परिस्थितियां जो हैं वह कैसी हैं आप भी जानते हैं, दुनिया की, देश की और मध्य प्रदेश की। कोरोना का संकट चल रहा है,
कोरोना के संकट को देखते हुए आवश्यकता थी कि एक ऐसा मिश्रण बनाया जाए जिसमें युवा वर्ग भी हो, मतलब युवा शक्ति भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, ग्राउंड लेवल के नेता भी हो, ऐसे नेता भी हो जिनका विजनरी कहते हैं जिनको, ऐसे नेता भी हो जिनका प्रशासनिक अमले पर अच्छा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। और आप देखिए इस कैबिनेट को कि इन सभी चीजों को पूरा करने वाली कैबिनेट है, ताकि मध्य प्रदेश में चाहे वो विकास करने का कार्य हो, चाहे रोजगार देने का कार्य हो, चाहे कोरोना से लड़ने का कार्य हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य हो, सभी फ्रंटों पर आगे जाकर लीड करने वाला कैबिनेट है और उसी दूरदर्शिता के साथ निर्मित कैबिनेट है। जहां तक लोग बात कर रहे हैं कि पुराने को नहीं मिला, इसको नहीं मिला, अभी ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि अभी सभापति भी बीजेपी से बनने हैं, उपसभापति भी बीजेपी से बनने हैं, दूसरे भी बहुत सारी जिम्मेदारी का कार्य है। सबको उनका जो अधिकार है, उनका जो दायित्व है, सबको मिलेगा। चलिए अवनीश, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? विद्वान जी, काफी मशक्कत के बाद आज मंत्री का गठन हुआ है, सभी मंत्रियों को बधाई है। लेकिन उम्मीद और विश्वास है कि क्योंकि ये जनादेश की सरकार हुआ जनादेश है, नोटों की सरकार है, वोटों की सरकार। जब शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो जनता ने उनको वापस पहुंचाया, उनकी भूमिका के लिए बोला था। इन बीच में उन्होंने जोड़कर कहीं खरीद फरोख्त हुई, वादे हुए, वादे आज लग रहे हैं और देखने को मिलेंगे। इन लोगों किस तरीके से पूरी में सरकार बनाई, ठीक है, उन्होंने सरकार बना दिया, इस तरीके से मुद्दे होना ख्याल से ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए या मध्य प्रदेश का कोई के लिए नहीं है। ये मंत्री बनने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश ताकतों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया, सरकार बनाई है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसकी कोई दिशा नहीं है। इसमें ये साफ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले कहते थे किसान कर्ज माफी कमलनाथ जी ने नहीं की। क्या आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कहने को तैयार है कि जब आधे मंत्री उनके हैं तो किसान कर्ज माफी उनका प्रमुख एजेंडा होगा? उपचुनाव जाने से पहले जो तीसरी किस्त किसानों की रह गई है वो मिलेगी कि नहीं? किसानों का 160 रुपए बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो वादे अधूरे 5 साल का जनादेश था, कमलनाथ जी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास और यकीन हो गया था कि 5 साल ये सरकार चल जाती तो प्रदेश का विकास भी हो जाता और दोबारा भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति करने का मौका मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जो काम उनको करने चाहिए था, कोई काम मेरे ख्याल से 15 साल में बाकी नहीं बचता है। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश में इसकी कमी रह गई थी। अब कमी इस बात की रह गई थी, उनके घोटाले पकड़ा रहे थे, शुद्ध का युद्ध चल रहा था, सेक्स स्कैंडल पकड़ा रहे थे, हनी ट्रैप पकड़ा रहा था, व्यापम के घोटाले के पेपर देने वाले थे। अवनीश, अब आपका आने वाले वक्त में आप करने क्या वाले हैं, कैसे करेंगे? आपके नेता कह रहे हैं बधाई, लेकिन शुभकामनाएं नहीं देंगे। फिर कमलनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं बाकायदा कि वो जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा में वो अपेक्षा ढूंढ रहे हैं। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें हैं, इसमें अब आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी? आप भी किसी बॉस के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं या आप भी कुछ नए सिरे से कुछ करने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं? अब कैसे करने वाले हैं आप? भगवान जी, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। प्रजातंत्र के जरिए जो सरकार आती है उसमें पहले भी यकीन, आज भी और कल भी। कांग्रेस पार्टी जोड़ खरीद फरोख्त कोई यकीन नहीं करती है। 24 सीटों का उपचुनाव होना है। जिस दिन चुनाव हो जाएगा, हमें मध्य प्रदेश की जनता पे पूरा यकीन है। कमलनाथ जी के 15 महीने पे जनता मोहर लगाएगी और प्रदेश का जो जनादेश मिलेगा उस जनता पार्टी स्वीकार करेगी। दूध का दूध का पानी हो जाएगा। विकास सरकार चलेगी कि टिकाऊ सरकार चलेगा कि चलेगा? चुनाव में तो आप जाएंगे, चुनाव पे तो क्या, लेकिन आप क्या है बीजेपी के अंदर के असंतोष का इंतजार कर रहे हैं? आपके नेताओं के इशारों से तो लगभग इसी तरह से लगता है। सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। 24 उपचुनाव होगा, जनता पे भरोसा है
जनता कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश का जो विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला था, एक विजनरी मुख्यमंत्री मिला था, एक इन्वेस्टमेंट लाने वाला मिला था, खाली घोषणाएं करने वाला या भाषणबाजी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में को यकीन है, किसानों को, युवाओं को, चलिए। सबको। मैं अवनीश मैं फिर आऊँगा, मैं एक बार फिर आऊँगा। आशीष, शिवराज सिंह का बीते दिन जो बयान आया, विश का जिक्र था, आज जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है उसमें सिंधिया के काफ़ी लोगों को स्थान मिला है, लेकिन कुछ वो भी लोग हैं जो कांग्रेस खेमे के हैं लेकिन जो सिंधिया खेमे से नहीं थे, दिग्विजय सिंह खेमे से थे या फिर कांग्रेस खेमे के थे। हरदीप सिंह डंग तो यही बार बार कहते थे कि वो कांग्रेस खेमे के हैं। और जाहिर है वो ये जो है, इनको नेता की तलाश होगी तो शिवराज सिंह से ज़्यादा मुफीद नेता इन्हें कोई मिलेगा नहीं। और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह ने मिलकर ही लोटस, जो ऑपरेशन लोटस 1 था, उसमें इन लोगों को अपने साथ कर लिया था। तो आपको क्या लगता है कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह या नरोत्तम मिश्रा इन्हें मंत्री बनाने में कामयाब हो गए? और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो शिवराज सिंह जैसे भूपेंद्र सिंह, जो उनके बहुत निकट थे, उन्हें भी मंत्री बनाने में वो कामयाब हो गए। गोपाल भार्गव को भी कहीं ना कहीं इसमें मौका मिल ही गया। ब्रजेंद्र सिंह को मौका मिला। संघ की भी पसंद कई जगह इसमें दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस तरह से ख़ास तौर से ये मंत्रिमंडल जो है बहुत हद तक ये झुका हुआ है ग्वालियर चंबल अंचल में और मालवा निमाड़ अंचल में, बहुत हद तक उसी तरफ झुका सा है। और देश का अन्य बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अछूता सा रह गया है। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इसकी काट क्या होगी, इसकी रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी, कैसे किया जाएगा? और क्या ये चुनाव को आगे आने वाले वक्त में देखकर, और मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ऐसा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तो अब जो डॉक्टर गुलरेज कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सदस्य हैं और बाकी सारी तरह की चीज़ें हैं, तो क्या बीजेपी के सदस्य होने से ही मंत्री बन जाता है? आदमी की विधायक भी बनना पड़ता है, और अभी तो वो विधायक बहुत ढेर सारे लोग नहीं हैं। तो ऐसे समय में चुनौती उनके सामने भी है, जीतने की चुनौती। और कांग्रेस जो है वो हर हाल में साम दाम दंड भेद, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र भले करती है कांग्रेस, लेकिन वो भी सारे तरह की चीज़ों के इंतज़ार में है। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये सारी तरह की चीज़ें कैसे होने वाली? देखिए, भाजपा को इसमें जहां तक अपने आंतरिक जो संतुलन साधने होंगे, उसमें भाजपा के पास अब बहुत ज्यादा अवसर है नहीं। भाजपा के पास एक मंत्री का पद खाली है और एक अध्यक्ष विधानसभा और उपाध्यक्ष विधानसभा का, इस तरह 3 पद ऐसे लगते हैं जिस पर वो कुछ लोगों को एडजस्ट कर सकती। यदि वो ये वंचितों को, अगर हम इनको वंचित माने मंत्री पद से, तो इन्हें अगर वो करना चाहे तो ये 3 सीमित अवसर हैं उनके पास। लेकिन जिसमें से 2 अभी जल्दी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो 2 लोगों को मौका अभी मिल सकता है। भाजपा यहाँ पर इतना ये तो कर सकती है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन या असंतुलन की बात आई है, कुछ जातिगत असंतुलन भी उभरा है इसमें, तो उन सब चीजों को भाजपा ने इसमें विचार तो बहुत किया होगा, हाईकमान से बात की होगी कि ये चीजें सामने आ रही हैं, तो ये सारी बातें तो भाजपा को पहले से पता होंगी कि हम इसमें कौन सा खतरा मोल लेने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक क्षेत्रीय संतुलन की बात है, वहां पर भाजपा को अपने लोगों को जवाब देने में बहुत दिक्कत आएगी। इस पूरे मामले में लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं और कॉडर को समझाने में दिक्कत आएगी कि कैसे इसको हम हल करेंगे। क्योंकि देखिए, महाकौशल छूट गया है, रीवा छूट गया, रीवा में तो बहुत बड़ी फोर्स थी दावेदारों की, वो छूट गई है। मध्य भारत या मध्य क्षेत्र तो समझ लें तो उसका कुछ हिस्सा छूटा है। तो अभी कैबिनेट में जो दबदबा देखते हैं, बुंदेलखंड में बहुत सारे मंत्री हैं और ग्वालियर। तो मुझे ये लगता है कि भाजपा को आने वाले समय में जब चुनाव खत्म होंगे और चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती है, कौन जीतता है कौन हारता है, यदि कांग्रेस की कोई रणनीति होती है, कांग्रेस बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाती है, तो जाहिर तौर पर है कि ये जो 22 लोग अभी कैबिनेट में आए हैं, हो सकता है वहां पे कोई भाजपा अवसर ढूंढे अपना मरम्मत करने का। लेकिन मुझे ये अभी इस तरह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि ये जो 24 सीटों के चुनाव होने हैं, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस
वापस अपनी उस स्थिति में आ गया है जो 114 15 13 से 114 सीटों की उसकी वो स्थिति थी। वो बहुत अभी मुझे टफ लगती है, उसमें मुझे कहीं कोई अभी ऐसी गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि भाजपा के पास अब एक कार्यकर्ताओं की एक ऑर्डर की एक उनके पास एक ताकत है। दूसरी बात, उनके पास चुनाव मैनेजर अच्छे हैं। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो हुआ करती थी, जो विधानसभा चुनाव में काम आई थी कहीं किस पर्टिकुलर जगहों पर, वो अब भाजपा के पास, सिंधिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें बहुत टफ होंगी। 24 में से 24 सीटें जीत लेना या 20 सीटें जीत लेना, ये कांग्रेस के लिए बहुत टफ चीज है। तो सारे समीकरण में जो पहले भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि चुनाव के नतीजों के बाद कुछ स्थितियां बने, तो ये जो उथल पुथल है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये चुनाव में भाजपा को बेहतर नतीजे मिल जाने के बाद भी थम जाएगी, इसकी गारंटी नहीं लगती। बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं है और बहुत कुछ भविष्य में निहित है, और दोनों ही अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतना चाहते हैं। कांग्रेस अपने बागियों को गद्दार कहकर उन्हें चंबल और उस तरह के क्षेत्रों में घेरना चाहती है, मालवा निमाड़ में भी घेरना चाहती है, अन्य क्षेत्रों में भी घेरना चाहती है, विंध्य में, और उन्हें एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस। जैसा कि आप आशीष जिक्र कर रहे थे कि विंध्य में रीवा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन विंध्य में 2 आदिवासी नेताओं को मौका मिला है, इसलिए कि शहडोल संभाग भी उसी का एक हिस्सा है। पहले मीना सिंह पहले बन चुकी हैं, बिसाहू लाल सिंह बन गए हैं, और जाहिर है कि एक राम खिलावन को भी सतना से मौका मिला है। तो हाँ, ये अलग बात है, जो बहुत बहुचर्चित और दिग्गज नेता थे वो सब पिछड़ गए हैं। इन सब के साथ साथ अवनीश, ऐसा क्या आपके पास रणनीतिक आधार है? अब तो सरकार भी नहीं है, बहुत करिश्माई नेतृत्व है आपके पास, इसका भी आप दावा नहीं कर सकते। डबल इंजन की सरकार है, अब कैसे आप इन सब तरह की चीज़ों से लड़ेंगे? जब सरकार रहते आप अपने साथियों को नहीं संभाल पाए, तो अब कैसे आप जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे कि ऐसे समय में आप फिर से जनता की वो सारी चीज़ें, सारी अपेक्षाएं पूरी कर पाएंगे? रिजवान जी, कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेतृत्व भी है और कार्यकर्ताओं में पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक यह सरकार चलाई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर कर दिया सत्ता से, और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। गुलरेज कह थे कि हमने बहुजन और समाजवादी पार्टी को अलग कर दिया, निर्दलीय को अलग कर दिया और कमल के फूल वालों को ही चुना है। तो अभी 13 लोग तो चुनाव ही नहीं जीते हैं, हाथ के पंजे पे चुनाव जीते हैं, वो कहाँ से कमल के फूल से तुम्हारे चुनाव जीत के आ जाएंगे? तो सरकार में जिस तरीके की बात करना, और आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, बहुजन और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनका राज्यसभा में वोट लेते टाइम तो इन्हें कह दिया कि भी देखो वोट दो, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जब देखेंगे, तो इन्हें राज्यसभा के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना था। यदि इतना सब कुछ डर नहीं होता तो पहले उनको लल दी। ये झूठ बोलने का काम, ये बदबाजी का काम भारतीय जनता पार्टी पहले से होता है, और अभी जनता को भी इन्हें धोखा दिया और नेताओं को भी धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास भी है, हमारे पास मुद्दे भी हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का सही नेतृत्व कमलनाथ जी के रूप में है, और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जमीन पे पूरी तरीके से मुस्तैद है और उनको जवाब देंगे। अभी आशीष दुबे जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद परिदृश्य बदलेगा। निश्चित तौर पे सत्ता यदि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बनाई है, देश के इतिहास में पहली बार इस तरीके की खरीद हुई। कांग्रेस पार्टी ऐसी सत्ता कभी नहीं बनाना चाहेगी कि किसी को तोड़ के लाके फिर इस तरीके से लाके इस्तीफा करा के जनता पे वोट डाल के फिर से करे। लेकिन हम उपचुनाव में जाएंगे, जनता पे विश्वास पूरा है, और जनता पुनः कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री देगी जिसको जनता ने पहले भी चुना था। जो जनादेश पे डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने किया है, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में किया है, ये कोई कह रहा है। मैं आपके पास एक बार और आना चाहूँगा। आज एक बयान आया, और वो बयान था ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि जो लोग बहुत चरित्र हनन कर रहे हैं और बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ये मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने ही इस संवाद का इस्तेमाल किया था, टाइगर अभी जिंदा है। और फिर
कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने बाकायदा पोस्टर लगा दिए थे कि टाइगर अभी जिंदा है, नहीं टाइगर कैलाश का पोस्टर लगा दिया था। और अब फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये मध्य प्रदेश की सियासत में और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सियासत में ये टाइगर क्या है। आइए एक बार सिंधिया का तो सुन ही लिया सबने। माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जब कह रहे थे तब भी लोगों ने सुना था। सिंधिया ने भी कुछ कहा था और मैंने उनसे चर्चा की, माफ़ कीजिएगा कैलाश विजयवर्गीय ने के समर्थकों ने भी उन्हें टाइगर कहा था, मैंने उनसे कुछ चर्चा की है, उसका बहुत संक्षिप्त सा अंश दिखाते हैं आपको। आदेश हो गया तो मध्य प्रदेश का टाइगर कौन होगा? आजकल आप टाइगर हैं, इसका बहुत जिक्र है। शिवराज सिंह ने कभी कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, आजकल आप टाइगर हैं, इसका बहुत जिक्र हुआ। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा बंगाल का मिशन अभी अधूरा पूरा नहीं हुआ। मैं उस मिशन को पूरा करने के बाद ही कोई नया मिशन हाथ में लूंगा। पर जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेगा। इसलिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है और हमें किसी नाम के प्रति कोई अनुराग भी नहीं है। जो पार्टी कह देगी कि आपको संभालना है मध्य प्रदेश, तो संभालेगा। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश में एक टाइगर और हैं। वैसे टाइगर तो बहुत होंगे, लेकिन 3 टाइगर दावा करते रहे हैं। और अभी जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे, ये तकरीबन 1 साल पुराना ये मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था। एक मुलाकात जो हमारा कार्यक्रम है उसमें किया था, उसमें एक अंश ये आपको मैंने दिखाया। और उन्होंने कहा था जो आदेश होगा वो उस तरह से काम होगा, जो जिम्मेदारी होगी वो संभालेंगे। तो अब गुलरेज सिंधिया भी कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो ये क्या मतलब क्या है? ये टाइगर जो है वो मुख्यमंत्री जो बनता है वही टाइगर होता है या और भी कुछ चीज़ों में टाइगर होता है? ये टाइगर आखिर है क्या? टाइगर का जो शब्द का उपयोग हुआ है, आप इसको साइकोलॉजिकल समझिए। साइकोलॉजिकली सभी की वेवलेंथ एक ही मिलती है। ये जो मन की जो तरंगे हैं यह जुबान पर आती हैं, तो सबके मन कितने मिलते हैं, सबका विचार कितना मिलता है, तभी शब्द भी एक जैसे आते हैं। यही कारण है कि टाइगर वाला विषय है और टाइगर से तो हमको विशेष प्रेम है। टाइगर को तो विलुप्त कर दिया था मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार ने, हम ही ने तो वापस से उसको स्थापित किया है। तो टाइगर से विशेष प्रेम है और ये सब हमारे टाइगर है। और टाइगर जो है इस बार वापस से 24 की 24 सीटों पर शिकार करने वाला है। आप देखिए, टाइगर कभी खास नहीं। आशीष आप कैसे समझते हैं इसको? क्या समझते हैं, क्या मायने हैं? टाइगर बनने की होड़ मची हुई है, ये आखिर है क्या? देखिए, अब टाइगर बनने की इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा हल्के फुल्के उसमें लें, जिस तरह से ये जुमलेबाजी हो रही है, तो इसमें कई सारी चीजें निकलेंगी जो शायद लोगों को अच्छा ना लगे। लेकिन राजनीति में बहुत गंभीरता की जरूरत होती है और इस तरह की चीजों से अब वो दौर रहा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि कभी कभी कुछ जुमले क्लिक कर जाते हैं, अच्छे दिन के या कांग्रेस के गरीबी हटाओ के कभी जुमले क्लिक हुए हैं और उससे जनता चली है। लेकिन जमाना बदल रहा है, सख्त चुनौतियां सामने हैं, चाहे चाइना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बेरोजगारी हो, बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। मध्य प्रदेश में खुद बहुत बेरोजगारी और इस तरह की चुनौतियों का सामना भी सरकार को करना है। तो जनता इनसे इस टाइगर वाले जुमले से कन्विंस होगी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग अब समझदार हैं, शहरी हैं, सोशल मीडिया और इन सब चीजों से लगातार जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अब राजनीति में देखा जाए तो भाजपा के में ये सामने आया है कि भाजपा के नेताओं में टाइगर बनने की होड़ है। तो वो अपने आपको नायक दिखाने का एक मनोवृत्ति है या एक वो ललक है कि हम नायक की तरह पेश आए, तो उसको टाइगर से जोड़ा जाता है। इस तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान ने खूब करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का करना बड़ा नई बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह की बातें की हैं। तो अब ये तो मुझे लगता है कि भाजपा में किसी को कॉपीराइट कराना पड़ेगा टाइगर का कि भाई कितने टाइगर इस पे दावा करेंगे। ये सभी टाइगर है हमारे पास। टाइगर है मध्य प्रदेश में तो ये अगर डॉक्टर गुलरेज शेख अगर सभी टाइगर हो जाएंगे तो ये तो बड़ा टेरिटरी का बड़ा संघर्ष हो जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि रोज जो है वो टेरिटरी बहुत बड़ी तो है नहीं, लेकिन हर आदमी रोज़ अगर टाइगर है, इसलिए अच्छा टाइगर वैसे भी एकाकी रहने वाला है। टाइगर एकाकी रहता है, कोई ये लॉयन तो है नहीं कि जो पूरे अपने समूह के साथ रहेगा। टाइगर तो एकाकी रहता है, तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। ये तो बहुत
बहुत बड़ा हो जाएगा कि अब कैसे करें, कैसे कैसे, तो किस टेरिटरी के तरफ ध्यान है ये? नहीं, देखिए, चीन में एक कहावत है कि एक पहाड़ पर एक ही टाइगर रह सकता है और कांग्रेस उसको आत्मसात करती है। हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले टाइगर है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। जो चीन को आत्मसात करते हैं उनके साथ समस्या है। तो सब एक ही साथ रहने वाले हैं। टाइगर भी शाकाहारी है और सामाजिक प्राणी है। कैलाश विजयवर्गीय है, टाइगर का अगला निशान है रिजवान भाई। ये टाइगर आसानी से तो बैठे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेते ही जाएगा। अभी विधायक मंत्री ये टाइगर शिकार करेगा। कांग्रेस का 24 सीटों के ऊपर शिकार करने वाला है सर। भाजपा के जो मंथन हुआ, कैबिनेट बना, उसके बाद जो विष निकला है वह कांग्रेस की 24 सीटों पे जाएगा। अवनीश जी बताएं कि भाजपा के पास टाइगर है तो आपके पास क्या है, बताएं आप। भाजपा के पास टाइगर है, आपके पास क्या? आपके पास क्या है? तरीके की भाषा है कांग्रेस के पास। देखिए, उनको भी लिया आपने। राहुल जी ने आपको एक एक चीज बताई थी, कोरोना के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। एक बात सच, राहुल जी की बात ही बंद करें। अब अपन जा रहे हैं मूल मुद्दे पर कॉमेडी शो नहीं कर रहे ना, उन्होंने कॉमेडी शुरू हो जाएगी। नहीं है, थोड़ा सवाल पूछ लीजिए साहब। आशीष जो पूछ रहे हैं कि इनके पास तो टाइगर है 3-3, आपके पास क्या है, आपके पास कौन सा है, उसके मुकाबले में कौन सा टाइगर है, क्या है आपके पास? देखिए, इस तरीके की भाषा कांग्रेस टाइगर की इसके लिए जीतनी चाहिए। आज जीतू पटवारी ने कमलनाथ को बब्बर शेर बोला है। वैसे विकास के लिए पूरी तस्वीर बनी हुई, किस तरीके से गांव का विकास होगा, किसान का होगा, शहरों का होगा, डेवलपमेंट की बात है। इस तरीके की अहम अहंकार की भाषा करना कि मैं उसको निपटा जाऊंगा, ये इसको निपटा जाऊंगा। जो लोग थे जिस तरीके की भाषा बोलने वाले, वो सब बाहर चले गए। अब कांग्रेस अपने आप को भी महसूस कर रही है कि 2-3 महीने ये टाइगर बन जाए, हाथी बन जाए, बंदर बन जाए और ये आपस में ही खाएंगे। टाइगर आपस में लड़ाई होगी, देखना। अभी विधायक जिक्र हाथी का आपने जिक्र छेड़ दिया, अपने हाथी का जिक्र छेड़ दिया। वो हाथी जो यहाँ जो आपकी सरकार बनी थी, उस हाथी ने भी आपको सहयोग किया था, लेकिन अब वो हाथी उपचुनाव भी लड़ेगा। अब तो टाइगर भी आपके खिलाफ और हाथी भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, और साइकिल वाला जो है वो छोड़ के भाग गया। तो ये कैसे काम चलेगा? आप जनता को विश्वास दिला पाएंगे? आप जनता को विश्वास कैसे दिला पाएंगे? आज 11 बजे तक राज्यसभा की सीटों के वोटों तक इनके पास हाथी, साइकिल, इनने सब विभिन्न रखे थे, लेकिन इनके मंसूबे साफ हो गए हैं। हाथी के खाने के दिखाने के दांत अलग होते हैं, ये इनने साफ कर दिया है। आज के बाद परिस्थिति बदलेगी। कल तक आप स्टेटमेंट देखना, कभी रामपाल सिंह नाराज हैं, कभी उमा भारती नाराज हैं। राम भाई ने कह ही दिया है। समाजवादी पार्टी का क्या इशारा होगा? निर्दलियों में इनने कहा था कि मंत्री बनाएंगे। ये सब मैंने कहा नहीं, अवसरवाद का एक गठबंधन था, उसका कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा कितने लोगों को क्या जुम्मन थे और क्या उसका आकार लिया। हमें सरकार बनाना, मंत्री पद या भ्रष्टाचार को दबाने का नहीं था। मध्य प्रदेश के लिए जो विकास तेजी से 15 महीने में हो रहा था, 5 साल के जनादेश में आप देखिए काम करके बताते। लेकिन ये सब घोटाला रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया है, शुद्ध का युद्ध हुआ, जिस तरीके से हनी ट्रैप का मामला आया, अन्य सब मामलों को दबाना इनको इसमें लेके जाएंगे। आने वाले वक्त में आप इसी रणनीति पर जाएंगे। लेकिन एक बड़ा जो अगर मैं जिक्र करूं, तो अभी आप उम्मीद पर आपकी दुनिया कायम है। आप उम्मीद कर रहे हैं कल सुबह तक प्रतिक्रिया आएगी। निर्दलियों को नहीं मौका मिला, जो दलों ने जिन्हें राज्यसभा में इनको समर्थन दे दिया था उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसी बहुत ढेर सारी उम्मीदों पर आप कायम हैं। डॉक्टर गुलरेज, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि 24 सीटों पर चुनाव आने वाला है और उन 24 सीटों पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो समस्या बनेगा ना, इनका 15 माह का कार्यकाल। जिस प्रकार से किसानों के साथ इन्होंने धोखा दिया था, जिस प्रकार से ऋण माफी जो किसानों की थी उसके नाम पर इन्होंने किसी के 25 रुपए, किसी के 300 रुपए इस प्रकार की राशि माफ की थी। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की जो बीमे की राशि थी वह तक खत्म कर दी थी। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर 0% के ऊपर जो उनको ब्याज के ऊपर उनको लोन मिलता था वो बंद कर दिया था। आप तो पूरे चुनाव बताने लगे साहब,
ये तो टारगेट के बारे में आज जिक्र है कि क्या टारगेट होगा। टाइगर हो गए, टाइगर पर बहुत से सवाल भी आ गए। और वो सारे लोगों को कैसे संभालेंगे जिसका जिक्र ये कर रहे हैं डॉक्टर गुलरेज, वो कैसे संभालेंगे उन सारे लोगों को? वो सारे लोग जिनको आपने साथ लिया, वो निर्दलीय जो कभी कांग्रेस की सरकार के समर्थन में थे, बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी का 1, और आपके अपने अंदर के भी बहुत ढेर सारे वरिष्ठ लोग हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकाई संजय पाठक ने, रिजॉर्ट गिरा दिया गया, साथ में खदानें बंद करा दी गईं, ये सब बड़ी कीमतें चुकाई, बहुत टारगेट में हुए। पूरी सरकार ने उनको बहुत टारगेट किया। बगलापुर की राजनीति होने लगी थी आखिरी समय में। राजेंद्र शुक्ल जैसा एक बड़ी स्वच्छ छवि का नेता, और सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर गुलरेज यही है कि राजेंद्र शुक्ल हो, संजय पाठक हो, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो, ये वो सब लोग हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस से आपकी तरफ आए थे, और अंततः आज तो आपने कांग्रेस के निर्दलियों को बड़ा महत्व दे दिया, लेकिन वो लोग जो बहुत हद तक आपकी संस्कृति में रच बस गए थे, जिन्होंने अपना बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर लिया, उन्हें आपने मौका नहीं दिया। तो क्या ये सवाल नहीं खड़े होंगे आने वाले वक्त में, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे? आता है भारतीय जनता पार्टी के जो साथ होता है वह बिल्कुल नहीं, ये सवाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी कभी भी क्विड प्रो क्वो की राजनीति नहीं करती। हम किसी के साथ भी कंडीशनल किसी को नहीं लाते, जिसको भी लाते हैं एक विचार के तहत लाते हैं और विकास के नाम पर लाते हैं। अब चाहे वो संजय भाई हो या कोई और हो या एसपी बीएसपी के हो, इन सभी के क्षेत्र में विकास के लिए ये जो समर्थन चाहेंगे सबको मिलेगा। दूसरी बात, जैसे संजय भाई हुए या दूसरे जो हुए, ये तो हमारे ही हैं, इनको भी व्यवस्था में जहां भी हमको उपयोग लेना होगा, जहां भी इनको जिम्मेदारी देनी होगी वो दी जाएगी। आप देखेंगे कि सबको जिम्मेदारी मिलेगी इस सरकार में, सबको जिम्मेदारी दी जाएगी सरकार में, ये उम्मीद की जाती है। आप कहते हैं जो आपकी विचारधारा के साथ आ जाए उसे वो तो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आते हैं, लेकिन एसपी बीएसपी वाले थोड़ी आपकी विचारधारा से या निर्दलीय आपकी विचारधारा से थोड़ी प्रभावित हैं। वो तो आपकी सरकार के साथ आए थे, कहीं ना कहीं कुछ बात थी। और आप जैसा अभी जिक्र कर रहे हैं कि सबको मौका मिलेगा, तो आपने तो जो विधायक नहीं है उनको तक मौका दे दिया है, लेकिन ऐसे नेता छूट गए। और कहा गया कि युवा लोगों को मौका मिलेगा, तो संजय तो युवा भी थे, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिला, छूट गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा से आपके प्रभावित नहीं हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो आपकी विचारधारा से प्रभावित आपके साथ समाहित हो गए थे, उनमें कहीं असंतोष पैदा होगा इससे? जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उसको जनता को फेस करना होता है। और फिर बात यही आती है कि जनता के काम कितने हो रहे हैं, जनता की जो आवाज बुलंद कर रहा है वो, उसको सरकार से कितना समर्थन मिल रहा है। यही हरदीप सिंह डंग थे जो बार बार जाते थे, वो मिलते नहीं थे मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी उस समय। यही बिसावलाल जी थे जिनको चलो 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 कर देते थे। तो जब जनप्रतिनिधि का मूल मकसद यह होता है कि उसके क्षेत्र में काम हो, जब उस क्षेत्र में काम होगा उसी पर उसका राजनीतिक भविष्य चलता है। तो यह सब ही, चाहे फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो या एसपी बीएसपी के लोग क्यों ना हो, ये इसी विश्वास के साथ हमारे साथ है कि इनके क्षेत्रों का विकास होगा, इनकी सुनवाई होगी, और वह हो रही है। अवनीश कुछ कहना चाहते हैं, आप जल्दी से कहिएगा। मैं रिजवान जी गुलरेज भाई से और भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी की तीसरी किस्त जाएंगे कि नहीं देंगे चुनाव से पहले, वो भी जुमला साबित होगा। सिंधिया जी का वचन था, सिंधिया जी ने कहा था कि तीसरी किस्त देंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? बता दीजिए डॉक्टर गुलरेज से जल्दी से, इसलिए कि आशीष चलेगा नहीं, मैं अंतिम प्रतिक्रिया उनसे लेता। किन्हीं तकनीकी कारण से आशीष दिख नहीं रहे हैं मुझे। जी क्या होगा किसान का? अब तो सिंधिया के लोग आ गए, उसी एजेंडे पे चुनाव लड़ा था इन्होंने। 2018 के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वह अक्षरतः फॉलो होगा। वो तो नकार दिया था। मैनिफेस्टो पर ये लोग चुनाव थोड़ी लड़े थे। मैनिफेस्टो तो वो था जिसमें सरकार बनी थी। वो अलग बात है कि जनता ने उनको समर्थन दिया था, वो बाहर आ गए हैं जनता के उस समर्थन से।
अब खुद नए सिरे से जनता से दोबारा समर्थन मांगेंगे। तो सिंधिया ने कहा था सड़कों पर उतर आएंगे, जो वादा किया है, वादा करके आए थे सिंधिया, तो उस पर क्या होगा? तो वह तो झूठ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो दुनिया जानती है कि हमारा वचन होता है वह, और वो वचन अक्षरता पूर्ण होगा। वचन तो इन्होंने दिया था, आपका तो विजन था, कर दिया वचन तो दिया था। इनके वचन की कोई मूल्य नहीं है। हमारा विजन, हमारा वचन, हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से हमारी प्रतिज्ञा होती है जनता के सामने। आप भाषण अक्षरता पालन करते हैं। बिल्कुल, आप मेरे साथ तीनों आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि अब टीम बन गई है, टीम के पास कोई टारगेट होगा, और उस टीम का जो टारगेट होगा, विपक्ष के भी उसको लेकर एक प्रतिस्पर्धा होगी, उनका अपना अलग लक्ष्य होगा। सब जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव है, चुनाव आने वाले वक्त में होगा, सबको जनता के बीच में जाना है और जनता से अपनी अपनी बात कहनी है। अब जनता किसकी बात सुनती है, किसकी समझती है, किससे सवाल पूछती है और किसे जवाब देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आज वो जो पिक्चर अभी बाकी है से और आगे की चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का पूरी तरह से विस्तार हो गया है, सिर्फ एक पद रिक्त है, तो जाहिर है आने वाले वक्त में कोई विस्तार नहीं होने वाला है। चुनाव होगा, चुनाव के समय किस तरह से जनता प्रतिसाद देती है, किसे अपनाती है, किसे जनता रिजेक्ट करती है, उसके बाद फिर नए सिरे से सरकार की कवायदें शुरू होंगी। उनका क्या होगा जो निर्दलीय हैं, उनका क्या होगा जो अन्य दलों के हैं, जिन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है, सरकार के पक्ष में हैं, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी वो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने सरकार को साथ दिया है। तो अब उनका क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाह होगी। बस इतना है कि फ़िलहाल एक ऐसी टीम बन गई है, जैसे भी बनी, जिन भी परिस्थितियों में बनी, सरकार तो यही मान रही होगी, यही बताने की कोशिश भी कर रही है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी युद्ध की शुरुआत है, शंखनाद होना बाकी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है